Hello, students. We will start with the topic coordination in plants. As we have seen, कि how coordination happens in animals, as such as human beings. हमने देखा था कि control and coordination actually होता कैसे है. हमने ये देखा कि न्यूरॉन्स है जो वो हमारे नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट है एंड रिफ्लेक्स एक्शंस होता है. रिफ्लेक्स आर्क के वजह से हमारा जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है ना, थ्रू इन द न्यूरॉन्स थ्रू द डेंड्राइट्स. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, और जिसने भी अगर नहीं पढ़ा है तो काइंडली वॉच द वीडियो ऑफ लाइक द प्रीवियस वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर सो दैट वी कैन रिलेट ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दिस टॉपिक. एनिमल्स में हमने कैसे किया था उनके साथ हम रिलेट कर पाए, है ना. प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन सी हमने एनिमल्स का पढ़ लिया, अब प्लांट्स का पढ़ते वक्त अब हर एक चीज़ हम लोग रिलेट करेंगे एनिमल्स के साथ, तब जाके हमें समझेगा कि दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है. प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, या प्लांट्स में कैसा कैसा सब मूवमेंट्स होता है, और एनिमल्स में कैसे होता है. एनिमल्स में तो इन शॉर्ट हम सबको पता ही है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी हमने देखा, हमारा बॉडी पूरा सिस्टम से बना हुआ है, अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, तो फिर कम्युनिकेशन एंड ऑल बहुत ईजी हो जाता है. तो वही प्लांट्स में देखते हैं कि प्लांट्स का कुछ हार्ट है क्या, कोई लंग्स है क्या, कुछ है क्या, तो ऐसी सब चीज़ें कैसे हो रही है. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सी एज लाइक इन चाइल्डहुड डेज हम सबको पता है, स्कूल में भी हमको बताया गया था कि छुई मुई जो प्लांट है, छुई मुई के लीव्स होते हैं, है ना, उसको नाम ही दिया गया है छुई मुई. इनफैक्ट कुछ कुछ ज़्यादा बोलते हैं ना, कुछ कुछ लड़कियां बहुत नाजुक भी होती है, तो उनको भी हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे ये बहुत छुई मुई है. क्यों? बिकॉज वो जो प्लांट है, या तो वो जो लीव्स है ना, उसको आप टच भी करोगे ना तो वो फट से बोलते हैं ना कि वो पूरा वो लीव्स को बंद कर लेता है ना. तो वो अपने आप मूवमेंट वो होता है. तो वो कैसे होता है, वो एक एग्जाम्पल देख के हम लोग एक्चुअली देखेंगे. आप सोचे हो कभी कि यार ऐसे कैसे हो गया, मतलब हमने छुआ तो फिर उसने बंद कर लिया अपने सारे लीव्स, है ना. तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च अगर करनी चाहे तो बहुत मज़ा आता है, मतलब सोचने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी कि कैसे हो रहा है ये चीज़. ठीक है. तो व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ द छुई मुई प्लांट, यू कैन से, और द मिमोसा प्लांट, है ना, तो दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, दे बिगिन टू फोल्ड अप. सो इसका सब रीज़न हमको पता चलेगा ये क्या है. सी हमको पता है प्लांट्स का कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट्स का कोई हार्ट नहीं होता, कोई लंग्स नहीं होता, अंडरस्टूड. तो उनका सिस्टम्स है क्या, हमें ये टॉपिक देखेंगे तो एक्चुअली पता चलेगा कम्युनिकेशन कैसे होता है. सेकेंड केस इन लोग ने लिया है व्हेन द सीड जर्मिनेट्स. पता है ना, ये मूंग वगैरह का स्कूल में हम लोग लेके जाते हैं. चलो, जर्मिनेशन ऑफ सीड में भी मैंने मुझे जितना याद है, मैंने सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में किया था. प्रोजेक्ट हुआ करता था कि गो टू योर होम टुडे एंड आस्क योर मम्मी टू लाइक सोक सम ग्राम्स, कोई भी मूंग या फिर तो कोई भी चना, है ना. तो उसको पानी में डाल के भिगो के फिर उसको स्प्राउट करके लेकर आना है. इनफैक्ट एक बार तो ये भी कहता है एक छोटे से यू कैन से प्लांट उगाना है उसका, छोटे से फ्लावर पॉट में, और सारे हम जैसे है मूंग वगैरह डाल दो, और वो सॉइल और पानी देते रहो, उसको धूप में रखो तो झाड़ उगेगा. ऑब्वियसली ये जब छोटे रहते हैं तो हमको पता नहीं होता, तो उससे हम पढ़ते हैं कि हाउ द जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर्स, है ना. तो द सीड जर्मिनेशन क्या है, वो क्या डिपिक्ट करता है, वो तो एक ग्रोथ का पार्ट है, बराबर है ना. ग्रोथ हुआ उस प्लांट का, हमने वो सीड को बोया सॉइल में, या तो नॉर्मल भिगो के उसको हम लोग क्लॉथ में भी बांधते हैं तो भी स्प्राउट होता है. तो वो क्या हुआ है, वो एक ग्रोथ हुआ है. तो ये दो टाइप के यहाँ पे ना कंडीशंस दिए हैं कि एक तो मैंने लीव्स को छुआ तो वो फोल्ड हुआ, और एक है कि सीड जर्मिनेशन, है ना. सो देर आर एक्चुअली योर सिंस देर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व, है ना. ये जो लीव्स है, अरे कोई भी मिमोजा प्लांट या जो छुई मुई प्लांट है, उसका छोटे से प्लांट के लीव्स को भी टच करो तो भी वो फोल्ड होगा, और बड़े से ट्री को टच करो तो भी वो फोल्ड होगा. तो यहाँ पे ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, बट यहाँ पे ग्रोथ इन्वॉल्व है. तो क्या डिफरेंस है ये देखते हैं हम लोग. सो देर आर टू यू कैन से टू केसेस. वन इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. ओके. सो फर्स्ट we will see this immediate response to stimulus.
ये है अपना ये छुई मुई प्लांट और यू कैन से द मिमोसा प्लांट. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट, पता है यहाँ पे ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, वो भी पता है. नाउ प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच. ऐसा नहीं है कि चलो छोटा सा प्लांट है तो वो अपने लीव्स को फोल्ड अप नहीं कर सकता है. तो हम लोग सोच सकते थे कि चलो शायद ये ग्रोथ का हो सकता है कि छोटे प्लांट्स नहीं कर पा रहे हैं बट बड़े ट्रीज कर पा रहे हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे तो बोला है कि प्लांट एक्चुअली मूव्स इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच. सो देर इज नो नर्वस टिश्यू. बट देर इज नो नर्वस टिश्यू ना. अपने को पता है कि प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है, नर्वस टिश्यू एंड ऑल कुछ नहीं है, मसल सेल्स नहीं है. हाँ चल, नर्वस टिश्यू होता तो हम लोग सोच सकते थे कि जैसे हमने गर्म को टच किया हमारे फिंगर्स ने तो स्किन के रिसेप्टर्स ने वो सेंस किया कि अरे ये तो हॉट है मत टच कर, तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज पहुंचाता है ब्रेन तक एंड देन वहाँ से हमारा वापस बोलते हैं ना कि हमारा रिप्लाई आता है ब्रेन से, है ना. जैसे हमने पूरा पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में क्या कैसे कैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, कैसे कैसे मैसेज भेजा जाता है एंड कौन कौन कैप्चर करता है और कौन वापस रिप्लाई लेकर आता है. तो ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही है ना यार प्लांट में. नर्वस टिश्यू नहीं है, मसल टिश्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो कैसे क्या हो क्या रहा है. चलो नेक्स्ट देखते क्या है कि then how does the plant detect the touch? How do the leaves move in response? See, here if we think about where exactly the plant is touched, what part of the plant moves? अब सुनो स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ टच किया तो यही होगा. अगर मैंने स्टेम पे भी टच किया तो भी लीव्स फोल्ड अप होंगे, उसके किसी ब्रांच पे भी टच किया तो भी लीव्स फोल्ड अप होंगे. दिस इज द सेंटेंस. इट इज अपेरेंट दैट मूवमेंट हैपन्स एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टच. मतलब द पॉइंट वी हैव टच्ड इज डिफरेंट एंड द पॉइंट विच शोज द रिएक्शंस इज डिफरेंट. मैंने किसी ब्रांच पे टच किया तो भी मिमोसा प्लांट को भनक लग गई कि कोई तो आया है और कोई मुझे टच कर रहा है, तो चलो सारे लीव्स फोल्ड अप करो. तो लीव्स फोल्ड अप हुए. ऐसा नहीं कि स्टेम, रूट्स और उसके सारे ब्रांचेस भी फोल्ड अप हो गए और वो टॉर्टोइस के जैसे वो छुप गया ट्री, ऐसा नहीं है. ओनली लीव्स फोल्ड अप हुए. तो टच हमने ब्रांच पे किया था बट फोल्ड कौन हुआ, लीव्स. सो द प्लेस इज डिफरेंट, है ना. सो इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड. मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है. मैंने ब्रांच पे टच किया तो वो जाके कम्युनिकेशन लीव्स तक जा रहा है, तो मतलब इंफॉर्मेशन इज बीइंग कम्युनिकेटेड. Now plants also use electrical and chemical means. जैसे हमने न्यूरॉन्स में देखा था, डेंड्राइट सारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करके लेके जाता है एंड देन एक्सॉन नीचे साइनैप्स में रिलीज कर देता है. दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल कंपाउंड एंड देन दैट केमिकल कंपाउंड इज ऑब्जर्व्ड बाय अनदर न्यूरॉन. डेंड्राइट्स वो ऑब्जर्व करता है, ऐसी वो एक पैसेज बनाता है. सेम वे प्लांट्स में भी इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल कंपाउंड्स का यूज होता है. ओके, नेक्स्ट प्लांट सेल्स चेंज शेप. जैसे मैंने क्या बोला था, हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हमको जब रिएक्शन आता है तो मसल्स काम करता है ना. अभी वो बर्न है, वो हॉट पैन है, उसको टच मत करो, तो वो जो रिजल्ट है या तो जो रिस्पॉन्स है हमारे मसल सेल्स तक आता है और हमारा मसल सेल्स फिर अपना हाथ मूव करता है हमारे आर्म से. अंडरस्टूड. तो प्लांट्स में क्या होता है, तो प्लांट्स में ये लोग अपना शेप चेंज करते हैं. शेप कैसे चेंज करेंगे, by changing the amount of water in them resulting in swelling और shrinking. water होता है पूरे पार्ट्स में, तो वो सारे सेल्स में water होता है, तो वो लोग अपना सेल्स का शेप कैसे चेंज करेंगे, वाटर का कंटेंट मूव करके इधर से उधर. कम हो गया तो श्रिंक हो जाएगा, ज़्यादा हो गया तो स्वेल हो जाएगा, तो ऐसा करके वो लोग अपना शेप चेंज करते हैं. ठीक है, तो ऐसे हो के फिर ये रिस्पॉन्स दिखाता है. अंडरस्टूड. इसलिए वो फोल्ड अप हो जाता है. ओके अब सेकंड केस देखेंगे, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. अब पी प्लांट को हमने देखा है. पी प्लांट यार कोई भी ले लो यार, कोई भी छोटा सा मूंग ले लो, कोई चना ले लो, कोई भी ले लो, उसको देखा है कि कैसे वो एक छोटा सा रूट निकलता है एंड देन वो बड़ा होता है. तो पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स. टेंड्रिल्स होते हैं. ओके, नाउ दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच. when they come in contact
with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as part of the tendril away from the object. Obviously उसको एक hurdle आ गया बीच में, कोई एक object रख दिया तो उस तरफ से plant ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, दूसरे तरफ से ज़्यादा बढ़ेगा. Now plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction. अब इसमें क्या हुआ रे, क्योंकि इसमें ग्रोथ है इसलिए उन लोग ने भी रिस्पॉन्स दिया. हाँ हाँ ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है. अब मिमोसा प्लांट जैसा नहीं है कि फट से वो लोग ने अपना वहाँ पे वो टेंड्रिल्स क्लोज कर दिए, ऐसा नहीं है. वो धीरे धीरे स्लो मूवमेंट है ये. तो उन लोग ने वहाँ से ग्रोथ कम कर दिया और दूसरे जगह से ग्रोथ चालू कर दिया. नाउ द ग्रोथ हियर इज डायरेक्शनल, करेक्ट. इट अपियर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग. ये हमने देखा है घर में या कहीं पे भी प्लांट्स आप लगाओ, छोटा सा प्लांट भी लगाओ, जहाँ पे सनलाइट आता है ना वो प्लांट्स उस तरफ ही अपना बोलते हैं ना डायरेक्शन चेंज कर देते, तो ग्रोथ उनका वहीं वो साइड ही होता है. ओके तो ये है दिस शोज कि प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, राइट. नाउ दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी यहाँ पे वही एक्टिविटी दिया है रे. एक फ्लास्क में ले लो, एक झाड़ लगा लो. नॉर्मल एक स्ट्रेट ही झाड़ उगना चाहिए, बट सिंस सनलाइट यहाँ से आ रहा है इसलिए वो जो प्लांट है उसका डायरेक्शन इस तरफ जाता है. ओके नेक्स्ट इज व्हाट. नाउ द एनवायरमेंटल ट्रिगर्स आर व्हाट, लाइट और ग्रेविटी. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अभी सपोज एक प्लांट है, दिस कंसिडर दिस प्लांट. तो इसका जो अपना स्टेम है वो अबव द प्लांट एंड इसका जो रूट्स है बिलो द सॉइल, करेक्ट है. अभी हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये रूट्स जो है अंदर जाते हैं एंड ये स्टेम ऊपर. तो मतलब ये स्टेम इज ग्रोइंग अगेंस्ट the gravitational force. Our gravitational force is downwards but the stem is growing upwards, so therefore this part is negatively geotropic and this part is positively geotropic. अब geotropism हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है. सी एनवायरमेंटल ट्रिगर्स क्या क्या है, एक तो लाइट है, सनलाइट, जहाँ पे सनलाइट आएगा वो लोग वहाँ पे मुड़ के ग्रोथ होंगे. दूसरा है ग्रेविटी, जहाँ ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे है तो रूट्स नीचे जाता है, विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द प्लांट्स ग्रोज इन. ठीक है. नाउ दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैन बी ईदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट, है ना. अभी ये अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम द सनलाइट एंड दिस वन इज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ऐसा. So in two different kinds, phototropic movement, this is phototropic movement. Shoots respond by bending towards the light while roots respond by bending away from it. This is phototropic movement. Okay. Now the roots grow downwards, shoots grow upwards. This upward and downward growth of shoots and roots respectively is nothing but geotropism. अपवर्ड क्यों हो रहा है, ड्यू टू द सनलाइट, एंड डाउनवर्ड इज ड्यू टू द ग्रेविटी. सो दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इज टोटली इट इज कंसिडर्ड एज जियोट्रोपिज्म. ओके. अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो मीन्स chemicals. Okay, now what is hydrotropism? Hydrotropism is the movement of the growth of the roots towards the part where there is more water. नहीं समझा? ये फिगर देखो, ये मेरे ये दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. अब प्लांट हम लोग क्या सोच रहे हैं, रूट्स ऐसा जा रहा है, बट ऐसा नहीं है. अगर ये मॉइस्ट सॉइल है पूरे और यूनिफॉर्मली मॉइस्ट है तो रूट्स प्रॉपर नीचे जाएगा. बट अगर या इस साइड ड्राई है बट ये साइड मॉइस्ट है थोड़ा, सपोज रिवर एंड ऑल कुछ है साइड में, तो जो प्लांट्स है रिवर के साइड में या सी के साइड, सी में तो नहीं होते, रिवर्स एंड ऑल डैम्स के साइड में जो होते हैं तो उनका रूट्स ऐसा होता है. दिस शोज दिस इज हाइड्रोट्रोपिज्म. रूट्स ग्रोज टूवर्ड्स द वाटर, क्योंकि उनको वाटर खींचना है ना, तो इसलिए. ओके. कीमोट्रोपिज्म डिपेंडिंग ऑन सम केमिकल्स दे वांट, तो वो उस तरफ ग्रो होंगे. ओके. एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म इज ग्रोथ ऑफ pollen tubes towards the ovules. These all things we will cover up in reproduction chapter. Okay. Now the movement of sensitive plant in response to touch is very quick. इसका मतलब पता ना, उधर छुई मुई को थोड़ा सा टच किया तो फट से उसने अपने लीव्स, ऐसा है क्या, चलो आज मैंने टच किया, उसका रिस्पॉन्स वो 2 घंटे बाद दे रहा है, 2 घंटे बाद लीव्स फोल्ड अप हो रहे, क्या फ़ायदा है कि नहीं. तो उसका प्रॉपर्टी है वो, तो वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली है, और वो जो होता है दैट इज़ वेरी क्विक.
बहुत क्विक होता है. बट द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज़ क्वाइट स्लो. कभी ऑब्जर्व किया, ये बहुत बढ़िया केस है यार सनफ्लावर्स का. कभी देखा है जब सनफ्लावर्स का बड होता है ना, जब तक वो फ्लावर खिला नहीं होता है ना, तब तक वो बड आप कभी देखोगे, मे बी पता नहीं बहुत लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा. मैंने नहीं देखा है, मैंने पढ़ा है, तो आई कैन टेल यू. तो होता क्या है, जो सनफ्लावर का बड है ना, वो सनराइज ईस्ट में होता है. तो ईस्ट में जब रहता है ना सन, तो वो बड उसी तरफ बेंड हुआ होता है. और जैसे जैसे सन रोटेट हो के, यू नो कि डे में सन ईस्ट में सनराइज होता है एंड देन वेस्ट में सनसेट होता है. तो ऑब्वियसली सन का मूवमेंट होते रहता है, अपना अर्थ भी रोटेट करते रहता है, तो उसका पोजीशन चेंज होते रहता है. तो वैसे वैसे ही उसका सनफ्लावर का बड भी बेंड होते होते जाता है. एंड आप जब शाम को देखोगे तो वो बड वेस्ट की तरफ बेंड होता है. ओके, बट दिस डजेंट हैपन व्हेन वंस द फ्लावर मैच्योर्स. जब वो मैच्योरिटी हो जाता है तो वो नॉर्मल ग्रोथ करता है, ये बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं करता है. वो बोलते हैं ना, जब बच्चे रहते हैं ना तो बहुत नटखट रहते हैं ना, इधर से उधर नाचते रहते हैं. सेम वे वो सनफ्लावर का बड भी जब तक वो छोटा मैच्योर नहीं हुआ रहता, वो बस इधर से उधर ईस्ट से वेस्ट करते रहता है. सो दैट इज़ वेरी स्लो बिकॉज इट टेक्स अलॉन्ग द होल डे टू सी द चेंज. इतना सा थोड़ा सा मिलीमीटर से चेंज हुआ रहेगा तो आपको नहीं दिखेगा. आप सिर्फ सुबह एक बार देख के जाओगे, फिर शाम को देखने आओगे, तब आपको वो दिखा होगा. आप दिन भर देखते रहोगे तो आपको नहीं दिखेगा वो बेंडिंग. ठीक है, तो यही बोला है कि जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इट इज़ वेरी क्विक, जो रिस्पॉन्स टू टच था, और ये सनफ्लावर वाला केस इट इज़ वेरी स्लो. सो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लो. अभी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट क्या था, वो सीडलिंग्स वाला जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, वो तो और स्लो है ना. ओके, सो अब एनिमल्स में भी ऐसे कंट्रोल्ड होते हैं. हाँ, कुछ चीज़ें जो है बहुत स्लो है, जैसे कि हमारा फिंगर्स का ग्रो होना, हमारा हाइट का ग्रो होना, हाँ ना, हमारे बॉडी पार्ट्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रोथ. सो दीज मूवमेंट्स आर वेरी स्लो. सेम वे प्लांट्स का भी जो ग्रोथ से रिलेटेड है दैट इज़ वेरी स्लो. बट जो ऐसा क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए दैट इज़ वेरी क्विक. अभी हम लोग एक गरम तवा को हाथ लगा रहे हैं, तो दैट इज़ ऐसा थोड़ी है बरसों तक हमने उंगली वहाँ रखा है और बरसों बाद जब बड़े होते हैं तो अक्कल आता है, अरे तुमने क्या किया, ये तो गरम तवे को हाथ लगाया था. नहीं, ऐसे नहीं होता है. तो ये सब चीज़ें क्विक होनी चाहिए, है ना. तो वो कुछ चीज़ें हैं जो क्विक होती हैं एंड कुछ चीज़ें हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो है. ओके, सेम वे इन प्लांट्स ऑल्सो. फाइन. नाउ सो यहाँ पे वही बोला है, कंट्रोल मूवमेंट्स हमारा है आर्म्स एंड फिंगर्स का ग्रोथ. ठीक है, फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली आर टू बी मेड, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली. ऑब्वियसली जैसे फास्ट रिस्पॉन्स देना है तो इन्फॉर्मेशन भी फास्ट पास होना चाहिए. तो इन्फॉर्मेशन पास करने के हमारे पास है ऑप्शंस. एक तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यूज़ करो, एक्सेलेंट है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस है. क्या है, अरे बाबा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तुमने पास किया, दूसरे तक जाने तक उसको वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक्टिवेट करने को टाइम लगता है. मैं अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँगी, हमारा ह्यूमन बींग्स वाला सीन. जब हम न्यूरॉन से हमारा जो मैसेज पास होता है, करेक्ट है, तो न्यूरॉन से जब मैसेज पास होता है तो एक्चुअली होता क्या है, एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करता है थ्रू द होल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन एंड रिलीजेज इट थ्रू द एक्सॉन एट द एंड. तो वो एक्सॉन अपना जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है रिलीज करता है साइनैप्स में, या तो वो गैप में. वो साइनैप्स इज नथिंग बट द जंक्शन वेयर द टू न्यूरॉन्स मीट ना, है ना. तो एक न्यूरॉन ने अपने एक्सॉन से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिलीज़ करना है, बट वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिलीज़ नहीं कर सकता है. तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल कंपाउंड में, और वो वहाँ पे रिलीज़ कर देगा वो साइनैप्स में. अब वो साइनैप्स से दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट्स कैप्चर करेगा उस केमिकल कंपाउंड को, लेकिन केमिकल कंपाउंड को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. वो फिर कन्वर्ट करेगा वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में एंड देन वो अपने पूरे बॉडी पे पास ऑन करेगा. तो इसको टाइम तो लगेगा ना, सेम वे इधर भी होगा. तो फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड टू नर्वस टिश्यू. ये पॉइंट मैंने बोला था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वहीं पास होंगे जहाँ जहाँ न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स कहाँ होंगे, जहाँ जहाँ नर्वस टिश्यू है.
ओके ये तो सबसे पहला लिमिटेशन हो गया कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो पहले तो आप ये श्योर करो कि हर जगह नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होना चाहिए, वरना फिर सारे जगह पे नहीं जाएगा, जहाँ जहाँ नर्वस टिश्यू है वहीं जाएगा, है ना. सेकेंड इज द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स. यही मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बस हिंदी में आपको समझाया है, उसी का यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है कि उसको टाइम लगेगा टू जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स. ओके, सो सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ये है लिमिटेशंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का. बट ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें तो बहुत लोग हैं हेल्प करने के लिए. सो another means of communication between cells is chemical communication. chemical communication में क्या होता है, अपने को पहले तो फर्स्ट लिमिटेशन हट गया कि बाबा सारे नर्वस टिश्यू नहीं होने चाहिए. केमिकल कंपाउंड कहीं भी आप कोई भी सेल में रिलीज कर दो चलेगा, तो फर्स्ट इसका वहीं पे वैनिश हो गया. रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, okay, and this compound would diffuse around all the original cells. okay, इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल कंपाउंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि फर्स्ट केस में था, इधर सीधा सीधा रिलीज कर दो एक केमिकल कंपाउंड. ओके, तो अब क्या है कि बाकी कोई भी सेल उसको रिकग्नाइज करके उसको डिटेक्ट करके वो पास ऑन कर सकता है. ठीक है, यहाँ पे यही बोला है. अदर सेल्स डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स एंड दे वुड बी एबल टू रिकग्नाइज द इन्फॉर्मेशन एंड इवन ट्रांसमिट इट. ये नो डाउट स्लोअर होगा, नो डाउट स्लोअर होगा. अच्छा है, उसके लिमिटेशन से अच्छा है, बट ये कौन सा फास्ट नहीं है, ये भी स्लो ही है. ओके, सो वाई दिस विल बी स्लो, बिकॉज इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शंस, बट इट कैन बी डन स्टेडीली एंड परसिस्टेंटली. धीरे धीरे होगा ना, अरे एक सेल पे जाएगा फिर दूसरा सेल रिकग्नाइज करेगा तो वो दूसरे सेल पे जाएगा, ऐसे होता है. तो दीज कंपाउंड्स आर हार्मोन्स यूज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. फाइन. Different plant hormones help to coordinate growth, development and responses to the environment. अब ये सब चीज़ें ना हम प्लांट्स में नहीं कर सकते. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, केमिकल कंपाउंड्स, जैसे इन्होंने बताया ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का ड्रॉबैक्स क्या है और केमिकल कंपाउंड्स बहुत स्लो है, और प्लस उसको क्या चाहिए कि बाबा मल्टी सेल्यूलर होना चाहिए, इतना सब इतने सारे सेल से पास ऑन करने के लिए, है कि नहीं. तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स यूज़ करते हैं, तो उसके हार्मोन्स के बारे में थोड़ा यहाँ पे हम लोग जानकारी लेंगे. क्या है, फर्स्ट इज ऑक्सिन. ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे. ये दिस इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. okay, when growing plants detect light, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip helps the cells to grow longer. ओके, ये सिर्फ पढ़ लो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट. दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट. कुछ नहीं समझा, मुझे पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ला के रखा है. अब देखो एक्चुअली होता क्या है. यहाँ जो आपने देखा ना, ये अभी लाइट यहाँ से आ रही है. मैं पहले इसको जूम करती हूँ और आपको दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे है, जब लाइट आ रही है तो ये प्लांट प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है. बट लाइट जब लाइट ऊपर से आ रही है तो प्रॉपर स्ट्रेट ग्रोथ हो रहा है ना. जब लाइट इस तरफ से आ रही है तो वो ऐसे टुवर्ड्स राइट, और जब कैन यू सी, देखो लाइट इस तरफ से आ रहा है, थोड़ा थोड़ा राइट होने लगा एंड देन ये बेंड हो जाता है. तो होता क्या है बताऊँ मैं. अब ये जो सेंटेंस का मतलब मैं आपको बताती हूँ. सी, ऑक्सिन यहाँ पे शूट पे होता है, ऑक्सिन यहाँ होता है, ठीक है. अब जब लाइट यहाँ आने लगी तो ऑक्सिन प्रॉपर ग्रोथ करने लगा, और जब अब लाइट यहाँ से आ रही है तो ऑक्सिन क्या करेगा, यहाँ ग्रोथ होना, शेडी साइड में. शेडी है ना ये, दिस इज द पार्ट वेयर द लाइट इज रिसीव्ड एंड दिस इज द पार्ट वेयर लाइट इज नॉट रिसीव्ड. सो ऑक्सिन विल ग्रो in this part and then it will just grow more cells in this part and फिर इसको ये bend करता है. Understood? तो ऑक्सिन यहाँ grow करता है और इसको पूरा growth के वजह से ये पूरा bend कर देता है. Understood? So and I have prepared notes also for you.
Let's see. The growing apical bud in higher plants inhibits the growth of lateral buds. This phenomenon is apical. Yeah, this is the point of apical dominance. I'll come to it. First, I'll minimize it so that you can read it well. ठीक है, हमने अभी देखा क्या कि ऑक्सिन का काम क्या है. ऑक्सिन काम क्या करता है? अभी सपोज इधर लाइट आ रहा है तो ऑक्सिन ऐसे ग्रो करेगा, और वंस लाइट ऐसे आना शुरू हो गया तो ऑक्सिन ये लेफ्ट साइड में ग्रो करेगा एंड ये प्लांट को ऐसे बेंड कर देगा. ठीक है, ऑक्सिन के वजह से ही प्लांट्स बेंड होते हैं. सो ये बहुत बड़ा और हमेशा आता है. यहाँ क्वेश्चन इज ऑलरेडी, मतलब हमेशा पूछा जाता है, एवरी टाइम अ क्वेश्चन इज आस्क्ड. या तो फिर गिव द नेम ऑफ द हार्मोन विच इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट और फॉर द फोटोट्रोपिज्म ऑफ द प्लांट. दैट इज ऑक्सिन. ओके. Now, what happens here is a concentration of auxin stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot. ठीक है, and plant appears bent towards the light. Next another see, और एक, हाँ आपको वो एपिकल डोमिनेंस के बारे में बताना था, वो एक्स्ट्रा है. सुन लो, एक प्लांट लगाया मैंने. ठीक है, अब प्लांट का जो एक्टिव एपिकल बड होता है वो सेंटर में होता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी अगर ये एपिकल बड जो है ना सेंटर में होता है, मतलब एक्चुअली हमारा जो ऑक्सिन के वजह से ये ग्रोथ स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट. बट छोटे छोटे लैटरल बर्ड्स होते हैं, तो क्या होता है, अगर ये ग्रोथ होते गया तो लैटरल बर्ड्स कभी ग्रो होते ही नहीं है और वो प्लांट्स कभी बुशी नहीं होता. इसीलिए गार्डनर जो है गार्डनिंग करते रहता है, हार्वेस्टिंग करते रहता है. क्यों हार्वेस्टिंग? आई कांट से, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड एक्चुअली. सी बोलते ना, कटर यूज़ करके वो फाइनली वो चॉप करते रहता है थोड़े थोड़े दिनों में. क्यों? क्योंकि वो क्या चॉप करता है एक्चुअली, एक्टिव एपिकल बर्ड्स चॉप करता है, सो दैट ये कट जाएगा तो ये जो लैटरल बर्ड्स है ना, इनको ग्रोथ होने का मौका मिलेगा. दिस ऑल्सो इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑक्सिन. ओके, ये दिया नहीं है बट मैंने बता दिया ताकि आपको रहना चाहिए थोड़ा आइडिया. सेकेंड इज गिबरेलिन्स. इनका यूज़ है हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम. ठीक है. थर्ड इज साइटोकिनिन्स. साइटोकिनिन्स का यूज़ है फॉर सेल डिविजन. इट इज़ नेचुरल एंड दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिविजन सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स. साइटोकिनिन्स के वजह से फ्रूट्स एंड सीड्स भी डेवलप होते हैं. वो लोग वही एरिया में हैं और सेल डिविजन करके फ्रूट्स एंड सीड्स बनता है. ओके. प्लांट हार्मोन्स दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ. दीज आर सम एग्जाम्पल्स: ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स. ओके. अब ये तो सारे हो गए ग्रोथ के. अब कोई एक हार्मोन बताओ जो ग्रोथ को रोके भी. एक टाइम आएगा, मैच्योरिटी आएगी कि ग्रोथ रुक जाएगा, तो दैट example is abscisic acid. It is one of the example of hormone which inhibits growth. Inhibits मतलब रोकना. Its effects including wilting of leaves. Leaves dead होके गिरने लगते हैं, तो ये सब इसके वजह से होता है. ये रोकने वाला बनता है. ठीक है. अब ये सारे हॉर्मोन्स का डिटेल्स आप 11-12 बायोलॉजी में पढ़ोगे, बॉटनी में. ठीक है, उसमें मैं सिर्फ एक सेक्शन बता रही हूँ. बॉटनी इज डीलिंग विद द प्लांट्स. ओके, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे. नेक्स्ट टॉपिक इज हॉर्मोन्स इन एनिमल्स. हॉर्मोन्स इन एनिमल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप लोगों को सब आइडिया होना चाहिए कि कौन से ग्लैंड्स है और कौन सा ग्लैंड्स कौन सा हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है. ठीक है. अब सुनो मेरी बात. सी वी नो, कोई भी स्कैरी सिचुएशन आए, जब बोलते ना कि कोई भी सिचुएशन आए तो हम लोग फटाफट रिएक्ट करते हैं, राइट. यहाँ पे इनके ये सीक्वेंस में जाते हैं. दे हैव कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्विरल. स्क्विरल के लिए अगर स्क्वेरी सिचुएशन आया, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो लड़ेगा या तो भाग जाएगा. दोनों कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ हैं. अब ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ है. फाइटिंग करना भी कॉम्प्लिकेटेड है कि देखना है कैसे, मतलब किस टाइम पे कैसा एक्शन देना है, वो भी इंपॉर्टेंट है. और रनिंग अवे तो ऑब्वियसली वो भी है कॉम्प्लिकेटेड. तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता कैसे है. हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली मतलब इफ़ द बॉडी डिज़ाइन रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो फिर तो क्या होता बताओ मुझे. मैंने क्या बोला, इसका लिमिटेशन क्या है. अगर सपोज अभी स्क्वेरल है, उसके पास सिचुएशन आया कि भाई मेरे को अभी खतरा है, या तो मैं इस खतरे से लड़के मरूँ जीऊँ जो भी है, या तो सीधा भाग जाऊँ. तो अब ये दोनों सिचुएशन का अगर मेरे को इसका रिज़ल्ट या इसका रिस्पॉन्स चाहिए हो, और अगर मैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे डिपेंड करूँ, मैंने लड़ना शुरू किया,
अगर मैंने भागना शुरू किया, चलो भागना शुरू किया, बीच में पत्थर आ गया, कुछ आ गया, अरे तुम हमको चेंज करते रहना पड़ता है। भाग रहे हैं तो एक ही सेम पेस में और सेम डायरेक्शन में नहीं भागना है ना, सामने कुछ नहीं है तो राइट या लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो ऐसे सब चीज़ें, डिसीजंस अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे डिपेंड करेंगे तो आप सोचो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ नर्वस टिश्यू जहाँ जहाँ है वहीं पे काम करता है। तो मतलब सपोज हाथ में हमारे नर्वस टिश्यू नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल, सपोज स्क्वेरल के हाथ में नर्वस टिश्यू नहीं है या पैर पे नर्वस टिश्यू नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मैसेज वहाँ तक आएगा ही नहीं, तो मतलब पैर काम ही नहीं करेगा। तो इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू यूज़ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ऑन द अदर हैंड इफ वी यूज़ केमिकल सिग्नल्स देन अरे बरसों लग जाएंगे सारे, बोलते हैं ना कि सारे केमिकल जो कंपाउंड है रिलीज़ करते 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 पता नहीं कब होगा। तो हम लोग इसके लिए हमारे बॉडीज़ में क्या होता है, हार्मोन्स होता है, ठीक है। तो एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल, ज़्यादा कुछ है नहीं, सब फंक्शंस है, कौन सा ग्लैंड है, दैट्स इट। सो वी विल स्टार्ट विथ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन है क्या? सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये सारे आते हैं, ये सारे जो हार्मोन्स हैं ना, हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पढ़ रहे हैं। तो एड्रेनालिन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब सुनो, अभी स्टूडेंट सुनो, केमिकल सिग्नल हम लोग दे सकते हैं। केमिकल सिग्नल देने का मतलब ये है कि ऐसे जगह पे दो जहाँ वो हर जगह हो। ऐसा नहीं कि मैंने एक सेल पे दिया तो एक सेल दूसरे सेल पे पास करेगा और वो दूसरे सेल पे, तो वो टाइम लगेगा। अगर मैंने एक ऐसा केमिकल रिलीज़ किया जो हर जगह है, ब्लड हर जगह है, तो मैं एक केमिकल रिलीज़ कर दूंगी, दैट इज़ नथिंग बट एज हार्मोन। तो वो ब्लड में रिलीज़ कर, तो वो हर जगह, ब्लड तो हर जगह है। तो ऐसे जब सिचुएशन आता है, जब स्कैरी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा फ्राइटनिंग सिचुएशन है, तो हमारा क्या रिलीज होता है? एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट ऑल्सो। तो इसमें होता क्या है, इसका इफेक्ट्स क्या क्या है? हार्ट बीट्स फास्टर, supply of more oxygen to our muscles, blood to the digestive system and the skin is reduced. ओके, फटाफट हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई होना ज़्यादा हो जाता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ पे जो ब्लड है एंड द स्किन इज़ reduced। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो रहा है वहाँ पे, स्मॉल आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लड भी कम हो जाता है। कम ब्लड पास हो कि बाकी सारे जगह पे, अब हम लोग को भागना है तो ब्लड कहाँ ज़्यादा चाहिए? हाथ पैर, है ना, तो वहाँ पे फटाफट ब्लड का होता है मोशन, तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहाँ पे फटाफट रिलीज़ होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? डाइवर्ट्स द ब्लड टू अ स्केलेटल मसल्स। जहाँ जहाँ पे स्केलेटल मसल्स है, इस मसल्स का एक टाइप है कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज, दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स की एड्रेनालिन जब रिलीज होता है तो ये सब हो रहा है। हम लोग डर जाते हैं तो क्या होता है? हार्ट बीट फास्टर, है ना। जब हम लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं तभी ऐसे होता है। तो ये सब तब समझ जाना कि एड्रेनालिन रिलीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज hormones that control the directional growth. Now this is what is a part of the endocrine system. Okay, अब क्या है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। सी नेक्स्ट इज दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी द डिफरेंट ग्लैंड्स, है ना। हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा था जब ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे थे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड है यहाँ पे नेक के यहाँ पे, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, हम लोग देखते हैं ये एक एक। चलो ठीक है, अब देखो जो अपना थायराइड ग्लैंड है वो क्या बनाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। आपको एक्चुअली मैं बोलूँ इस चीज़ का, ये टॉपिक का एक टैबुलर फॉर्म बनाना पड़ेगा, एंड हर एक ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है एंड उस हार्मोन का क्या यूज़ है वो लिखना पड़ेगा। तो आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। पता है आपको, आयोडीन कम रहता है तो क्या होता है? थायराइड की बीमारी हो जाती है। तो थायराइड की बीमारी क्यों होती है? क्योंकि आयोडीन हमारे बॉडी में कम है। आयोडीन किससे मिलता है? सॉल्ट से। इसलिए कभी भी आयोडीन, जो भी आयोडीन नमक बोलते हैं ना, एडवर्टाइज भी आता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए, ठीक है। अब आयोडीन का ज़रूरत क्यों है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है आयोडीन के हेल्प से,
ठीक है। अब थायरॉक्सिन का क्या फंक्शन है, वो रेगुलेट करता है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स है, उसका मेटाबॉलिज्म के लिए थायरॉक्सिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाना खाते हैं उसमें अलग अलग कंपाउंड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड ऑल, तो उसके लिए थायरॉक्सिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी है तो यू विल सफ़र फ्रॉम थायराइड एंड देन इवन गॉइटर, जो कि स्वेलिंग हो जाता है नेक पे। ठीक है, एक और ग्रोथ से रिलेटेड, एक और कोई बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ड्वार्फ, एंड कोई बहुत बड़े होते हैं जायंट्स। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अब ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। डेफिशिएंसी अगर हो गया तो वो ड्वार्फ रह जाएगा, वो जो भी बंदा है जिसमें अगर डेफिशिएंसी हो गई ग्रोथ हार्मोन की तो वो छोटा सा रह जाता है। नेक्स्ट इज द सेक्स हार्मोन्स, अपना ये testosterone in males and estrogen in females. Testosterone is released by the testis in males and estrogen is released by the ovaries in females. Okay, now next hormone is produced by the pancreas. Okay, this hormones helps in regulating the blood sugar levels. If not secreted then the sugar level in the blood rises, और डायबिटीज़ होता है ना, डायबिटीज़ इसके वजह से ही होता है, ब्लड शुगर लेवल राइज हो जाता है क्योंकि उनका पैनक्रियाज जो है हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पा रहा है, वो है इंसुलिन। आपका जो हार्मोन है इंसुलिन है, इंसुलिन। ठीक है, तो इसीलिए डायबिटीज़ जिसको भी है वो लोग अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है डायबिटीज़ तो इंसुलिन का वो लोग इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपना पैनक्रियाज, इसीलिए बोला जाता है बार बार नहीं खाने का, बार बार इन द सेंस कि हर 5 मिनट में नहीं खाने का। आप जितनी बार खाते हो ना उतनी बार आपका पैनक्रियाज जूस सिक्रीट करता है, वो हार्मोन इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो जितनी बार बार इंसुलिन सिक्रीट करेगा तो क्या आप सोचो, मतलब इट इज़ नॉट गुड ना इंसुलिन इतने बार बार रिलीज़ करना, क्योंकि वो रिलीज़ इसलिए करता है क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ना वो ब्लड में जाता है, तो ब्लड में जो शुगर जाता है ना उसका लेवल प्रॉपर रहना चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। आप सोचो अगर ब्लड में शुगर लेवल का राइज हो गया तो फिर वो एक डेंसिटी चेंज हो जाती है एंड फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, बहुत इश्यूज़ होते हैं। इसीलिए बोला जाता है डायबिटीज़ जिसको भी रहता है कि शुगर मत खाओ, क्योंकि वो सीधा इफेक्ट पड़ता है आपके ब्लड शुगर लेवल पे। हाँ, आपने कुछ रोटी वगैरह खाया उसमें भी सम अमाउंट ऑफ शुगर होता है बट इतना इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमें, हम जो भी खा रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज़, है ना। टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म्स। तो ये फीडबैक मिलते रहता है फ्रॉम द ऑर्गन्स। शुगर लेवल्स इन द ब्लड राइज, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज एंड देन दे रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस्ड, है ना। तो ये सब डिटेक्शन, आप सोचो अगर हमारे सेल्स डिटेक्ट करना बंद कर देंगे तो सब खत्म, हार्मोन्स भी नहीं होंगे रिलीज, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए एवरीथिंग शुड बी वर्कड लाइक एवरीथिंग, दिस सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली वर्किंग, तभी जाके सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। सो दिस चैप्टर गेट्स completed here. Start preparing for the questions, the exercise questions and text questions, and इसके हॉर्मोन्स के लिए एक टेबल बना दो, सारे हॉर्मोन्स, सारे ग्लैंड्स, उसके फंक्शंस आप नोट डाउन करो। ओके